चलिए तो बच्चा लोग ह्यूमन ब्रेन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स शुरू कर लिया था और हमने बात की थी कि ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है ना। फर्स्ट इज कंडक्टिंग रेस्टिंग फेज, देन द कंडक्टिंग फेज एंड द लास्ट इज रीपोलराइजेशन स्टेज। और सबसे पहला स्टेज में हमने बात किया था, रेस्टिंग स्टेज के बारे में हमने बात कर लिया था। तो उसमें हमने कहा था 3 4 5 बात मेनली। सबसे पहला कि जो रेस्टिंग फेज है ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन इज द रेस्टिंग फेज। सबसे पहले जब स्टार्टिंग में आप बात करो, जब सब कुछ कंडक्शन शुरू हो रहा है उसके पहले, तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कंपैरेटिवली मोर परमेबल होता है पोटेशियम के, और सोडियम के लिए बिल्कुल भी परमेबल नहीं होता है। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी, जो कि पहले से एक्सोन प्लाज्म, देखो सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी तरह एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो एक्सोप्लाज्म है इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है उसके लिए भी इम्परमेबल होता है। स्टार्टिंग का कंडीशन हमने यहाँ देखा था, है ना। यहाँ हमने स्टार्टिंग कंडीशन देखा जिसमें हमने देखा कि एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बाहर साइड में पॉजिटिव चार्ज है और अंदर साइड में नेगेटिव चार्ज है ना, अंदर साइड में नेगेटिव चार्ज है इस तरफ। उसके बाद हमने देखा कि बाहर में Na+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर में K+ का कंसंट्रेशन कम है। तो कुछ तो अंदर में अगर बात करें तो अंदर में K+ भी है और अंदर में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है, लेकिन चूंकि K+ कम है इसीलिए ओवरऑल अंदर में नेगेटिवली चार्ज डोमिनेटेड होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है जो रेस्टिंग फेज में होता है ये मेंटेन किया जाता है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन से, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप से बनता है ना। सोडियम पोटेशियम पंप से एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन होता है और उससे ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है वो बनता है। इस एक मेम्ब्रेन के दोनों साइड में अलग अलग ऑपोजिट पोलैरिटी के आयन के कंसंट्रेशन से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये था रिकैप। और अब आगे यहाँ पे हम लोग अगला पढ़ेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा कंडक्टिंग फेज। लेकिन खास बात ये होगा ना कि इस कंडक्टिंग फेज में हम लोग ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत है लिखने को, बहुत कुछ है। इसीलिए हम लोग कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहले अगला फेज इज कंडक्टिंग फेज। इसमें टोटल 5 पॉइंट होगा। ये कॉपी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं तो हम इस पैराग्राफ में अंडरलाइन करके ABCD लिख देंगे, ताकि आप कैसे पढ़ना है कंडक्टिंग फेज सेकंड फेज, उसमें ABCD पहला पॉइंट जो होगा वो यहाँ अंडरलाइन होगा, वहां लिखा होगा। अगला पॉइंट यहाँ से देखो, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड। एक सेकंड रुको, पहले मैं मार्क कर दूं। यहाँ से B वाला पॉइंट शुरू है, ठीक है। फिर C इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से है, उसके बाद फिर D एट साइड से, यहाँ है D। चलो पहले इतना देखते हैं, देखो क्या होता है। हम थोड़ा सा जूम कर लें, यहाँ तक है ना हमारा A पॉइंट, जूम कर लेते हैं। तो देखो, when a stimulus is applied at site on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to Na+. This leads to rapid influx of Na+ followed by reversal of the polarity at that site. That is, the outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner becomes positively charged. अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसको जरा समझते हैं। देखो ये पॉइंट है साइट ए, ये है साइट ए, ये वाला पॉइंट। मान लो कि आपका बॉडी में जहां कहीं, जैसे मान लो ये आपका हैंड्स था, ये आपका हाथ था और किसी ने आपको यहाँ टच किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन होगा, यहाँ पे जो न्यूरॉन होगा उसमें आपको स्टिमुलस इस पोजीशन में मिला, है ना। इस पॉइंट पे स्टिमुलस मिला, जिस पॉइंट पे स्टिमुलस मिला
इस न्यूरॉन में जिस पॉइंट पे स्टिमुलस मिला, इस न्यूरॉन में जिस पॉइंट पे स्टिमुलस मिला उसी को बोले साइट ए। जैसे ही स्टिमुलस मिला तो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में यहाँ पे जो मेम्ब्रेन था, उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये जो मेम्ब्रेन था, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन था ये फ्रीली परमिएबल हो गया। उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या हुआ? फ्रीली परमिएबल। पहले कुछ नहीं ट्रांसफर हो रहा था, फ्रीली परमिएबल हो गया। और जैसे ही फ्रीली परमिएबल हुआ तो आयन था ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करेगा और बाहर साइड में जो पॉजिटिव है, अंदर साइड में जो नेगेटिव, फटाफट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में आयन आना शुरू हो जाएगा, है ना। फटाफट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आयन आना शुरू हो जाएगा। अभी देखो क्या होगा, जब जैसे ही आयन आना शुरू होगा तो यहाँ पे अंदर में नॉर्मली देखो, इधर देखो, नॉर्मली पहले ये इनिशियल स्टेज था, आप यहाँ से देख लो आगे, या इधर भी जो है वो भी इनिशियल, ये जो तुमको दिख रहा है ये इनिशियल स्टेज का डायग्राम है। चाहे बस लाइन खींच दे ताकि आपको समझ में आए ये किसका डायग्राम है। इनिशियली ऐसा ही कंडीशन था, इनिशियल स्टेज। और इस तरफ आपको जो दिख रहा है यहाँ, ये वाला पोर्शन खासकर, ये है जब कंडक्शन शुरू हुआ। कंडक्शन जैसे ही शुरू हुआ तो जिस पॉइंट पे स्टिमुलस मिला था वो तो फ्रीली परमिएबल हो गया। फ्रीली परमिएबल होने की वजह से बाहर साइड में, पहले जो बाहर साइड में प्लस था और अंदर में माइनस था, बाहर से अंदर की तरफ फटाफट आयन आना शुरू हो गया। और उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, देख लो वो यहाँ दिख रहा तुमको, उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, क्या हुआ, अंदर में पॉजिटिव बढ़ गया, बाहर में नेगेटिव हो गया, माना ऐसा। अभी देखो ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पहले पढ़ते हैं फिर समझाएंगे वापस। नेक्स्ट पॉइंट, the polarity of the membrane at site A is thus reversed and hence depolarized। देखो पहले जो कंडीशन था उसको बोले थे पोलराइज्ड स्टेट, जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हुआ उसको क्या बोल दिए, डीपोलराइज्ड स्टेट। ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस across the plasma membrane at site A is called action potential। अच्छा हाँ, ये बोलना भूल गए थे। देखो इस कंडीशन में यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बोले थे रेस्टिंग पोटेंशियल, है ना। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, दोनों के बीच से जो डिफरेंस क्रिएट हुआ इसको बोले थे रेस्टिंग पोटेंशियल। अभी फिर से वही बात हुआ है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है ना। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। देखो हम लोग यहाँ नंबरिंग किए हुए, सी डी देखते हैं, पहले थोड़ा सा और कर ले मार्किंग। डी एट साइड से था, ई कहाँ, पोलैरिटी एट साइड ए इज रिवर्स्ड, यहाँ पे है पॉइंट नंबर ई। ठीक है, चलो पहले डी पढ़ते हैं। देखो at sites immediately ahead the axon, membrane has positive charge and the outer surface on the outer surface and a negative charge on the inner surface. As a result, a current flows on the inner surface from site A to B. On the outer surface, current flows from B to A to complete the circuit of current flow। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं फिर से, समझेंगे अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखो आप साइड ए पे क्या हो रहा है देख पा रहे हो, अंदर में प्लस है और पहले से क्या था माइनस। बाहर के साइड में देखो, अंदर में ऊपर में माइनस यहाँ हो गया जहां स्टिमुलस आया, और बगल में क्या प्लस। तो दोनों साइड अगर आप देखोगे, दोनों साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको डिफरेंस दिखेगा, इस तरफ है प्लस, इधर माइनस, तो करंट इधर मूव करेगा। देखो दूसरे डायग्राम को देखो, यहाँ करंट किधर मूव कर रहा है, प्लस से माइनस, देखो प्लस से माइनस मूव करेगा। और अगर आप बाहर में देखोगे तो कैसे जाएगा, प्लस से माइनस। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करता है वो अलग बात है, बट करंट ऐसे मूव कर रहा है। इसलिए हम बोले थे कि नर्व इंपल्स में हमारे बॉडी में एग्जैक्टली वही करंट होता है जो वायर्स में घूमता है। ठीक है, एग्जैक्टली वही है, कोई डिफरेंस नहीं। देख रहे हो, दिख भी रहा है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। यही है इंपल्स।
ठीक है ना। अच्छा एक और बात ध्यान दो, अंदर साइड में जो करंट है वो साइड ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, इसको बोले तो साइड ए है ना। तो ये वाला पोजीशन क्या है, साइड ए, इसको बोले हैं साइड बी। तो अंदर में देखो ए से बी जा रहा है और बाहर में देखो बी से ए जा रहा है, देख पा रहे हो। यही हम लोग बात कर रहे थे कि और इससे क्या होता है कि करंट का पूरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, गोल घूम गया करंट सर्किट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, the polarity of site is reversed and the action potential is generated at site B. Thus, the impulse generated at site A arrives at site B. The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. ठीक है, मतलब देखो इसका मतलब देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब ये वाला पॉजिटिव यहां पहुंच गया और ये वाला पॉजिटिव यहां पहुंच गया तो फाइनली क्या क्रिएट हुआ, देखो फाइनली क्या क्रिएट हुआ वो दिखा रहा हूं। ये ए है और ये बी साइड है। अंदर में देखोगे तो ए साइड का पॉजिटिव बी की तरफ गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, है ना। राइट सा बात है, अगर यहाँ का पॉजिटिव यहाँ गया तो यहाँ निगेटिव बचेगा। और बाहर में यहाँ पे पहले था पॉजिटिव और ए पे था निगेटिव, और ये भी उल्टा घुमा है तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव। मतलब ये वाला साइड ए जहाँ स्टिमुलस आया था ओरिजिनली, जहाँ स्टिमुलस आने की वजह से सब कुछ चेंज हुआ था, वो वापस अपने पुराने पोजीशन पे पहुंच गया है ना, वो वापस अपने पुराने पोजीशन पे पहुंच गया। और ये जो स्टिमुलस की वजह से ए पे जो कंडीशन बना था वो आगे शिफ्ट करके बी पे पहुंच गया है। मतलब ये कि इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, ए था बी पे पहुंच गया, फिर और आगे चलेगा तो ये सी पे पहुंचेगा, फिर और आगे तो फिर डी पे पहुंचेगा, ऐसे करके इम्पल्स मूव करता है। ठीक है, अब देखो ये था कंडक्टिंग फेज की इम्पल्स जनरेट कैसे हुआ और उसका कंडक्शन कैसे हुआ। जरा उसके आगे समझते हैं तीसरा वाला फेज जिसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। देखो बात अभी दो ही तीन था, एक बात तो तुम्हारा ये था कि भाई इम्पल्स पहले कैसे होता है एक्सॉन, जिसको पढ़े रेस्टिंग फेज, फिर पढ़े कि जब इम्पल्स जनरेट होता है, स्टिमुलस आता है तो इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, मूव कैसे करता है। अभी एक चीज नोटिस की इन दोनों प्रोसेस के बीच में कि जब जो रेस्टिंग फेज होता है वो कुछ और होता है और इम्पल्स आने के बाद वो चेंज हो जाता है और वही आगे मूव करता रहता है। तो अगर किसी तरीके से कंडीशन वापस एकदम से पहले की तरह नहीं होगा तब तो ये मूव करता ही रहेगा, मूव करता ही रहेगा, मूव करता ही रहेगा। तो एक बार जो इम्पल्स जनरेट हो गया वो घूमता ही रहेगा। मतलब एक बार कोई आपको हाथ पे टच करके चला गया, आपको हमेशा महसूस होगा कि यहाँ कोई टच ही नहीं हुआ है क्योंकि इम्पल्स मूव कर रहा है लगातार वहां से, है ना। एक्सॉन अगर अपने पुराने कंडीशन में पूरी तरीके से नहीं आया तो अब तीसरा फेज पढ़ेंगे, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन में दो ही पॉइंट है, ए एंड बी। पहला पॉइंट यहां से और दूसरा पॉइंट यहां से। जरा समझ लेते हैं। The rise in the stimulus induced permeability to Na plus is extremely short lived। मतलब देखो ये जो कंडीशन जनरेट हुआ है कि Na प्लस अंदर आया है ना, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। ये जो परमिएबिलिटी शुरू हुआ था, ये जो स्टार्टिंग में तो इम्परमिएबल था, ये परमिएबिलिटी जो बना ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय के लिए तुरंत खत्म हो जाता है। तो तुरंत खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि अब उसके बाद दोबारा वहां से कुछ मूव कर जाए, ये पॉसिबल नहीं। आगे में जो पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, आगे में जो पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, ये बोलने से मेरा ये मतलब है, जैसे देखो यहाँ पे पहले ऊपर में पॉजिटिव था, अंदर में नेगेटिव था। यहाँ पे अब हो रहा है कि ये वाला पॉजिटिव इधर मूव कर रहा है और ये वाला पॉजिटिव इधर मूव कर रहा है। इस मूवमेंट में एक खास बात आप नोटिस कर रहे हो, वो ये कि पहले जो पॉजिटिव नेगेटिव बना था
ये वाला पॉजिटिव इधर और ये वाला पॉजिटिव इधर। खास बात यह है कि पहले जो यहाँ पे रिवर्सल हुआ था परमेबिलिटी का, वो हुआ था इस वजह से क्योंकि बाहर का पॉजिटिव अंदर की तरफ आया था, जबकि अब जो चेंज होगा, अब जो बाद में कंडीशन बनेगा, ये इसके इधर मूव करने की वजह से बनेगा और इसके इधर मूव करने की वजह से बनेगा, ना कि परमिएबल होने की वजह से बनेगा, है ना। तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। उसके बाद इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमेबिलिटी ऑफ K प्लस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एंड K प्लस diffuses outside the membrane restores the resting potential of the membrane at the site of excitation and fiber becomes once more responsive to further stimulation। स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे रेस्टिंग में, ये जो पोलैरिटी डेवलप होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से होता है ना। तो जैसे ही ये चीज खत्म हुआ, जैसे ही आप टच किए तुरंत से परमेबल हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में परमेबिलिटी खत्म हो गया और उसके बाद तुरंत से वो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो गया और वापस से जो पुराना कंडीशन था K प्लस को बाहर भेज दिया गया और Na प्लस को अंदर ले आया गया। ठीक है, 3 K प्लस को बाहर भेजे, 2 Na प्लस को अंदर लेके आ जाए, बात है, डिफरेंस तो क्रिएट हो ही जाएगा, है ना। ये था रिपोलराइज। अभी तक हमने पढ़ा कि एक इम्पल्स को ट्रांसमिट कैसे कर रहे हैं एक नर्व के थ्रू, है ना। देखो न्यूरॉन, मान लो ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है। ये जो दो न्यूरॉन है, इन दोनों न्यूरॉन समझो कि दो वायर की तरह है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का दो तरीका हो सकता है, या तो आप दोनों वायर को ऐसे यहाँ पे कांटेक्ट कर दो, है ना, जोड़ दिए, जैसे बात है अभी एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और करंट लगातार ऐसे मूव करता रहेगा। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में बहुत रेयर होता है, हमारे बॉडी में ये बहुत रेयर होता है। दूसरा तरीका क्या, आपने इम्पल्स इम्पल्स बोल रहा हूँ, साइनेप्स, एक्सॉन का डायग्राम आपने देखा है और एक्सॉन के डायग्राम में आपने नर्व एंडिंग देखा होगा, है ना। आपने नर्व एंडिंग देखा कि नर्व एंडिंग क्या होता है, कैसा होता है। जब आपने नर्व एंडिंग देखा तो वहां पे आप नोटिस किए होंगे कि नर्व एंडिंग में सबसे नीचे में एक साइनेप्टिक नॉब था ना, साइनेप्टिक नॉब जो कि सर्कुलर था। साइनेप्टिक नॉब के बारे में हम बस इतना ही कहेंगे कि ये जो साइनेप्टिक नॉब है, ये जो साइनेप्टिक नॉब है, ये साइनेप्टिक नॉब आखिर काम कैसे कर रहा है, ये साइनेप्टिक नॉब आखिर काम कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है। तो होता यूं है कि अक्सर जो हमारे में बहुत कॉमन है, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ डायग्राम में, तो दो न्यूरॉन के बीच में गैप है। अभी खास बात यह है कि दो न्यूरॉन के बीच में गैप है, ठीक है तो है, अब क्या, तो अब ये कि जो दो न्यूरॉन के बीच में आप गैप का बात कर रहे हो, ये गैप पे करंट फ्लो कैसे करें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई कि करंट फ्लो कर जाए इस गैप में। तो क्या होता है कि एक पहले वाले न्यूरॉन 1 में जो साइनेप्टिक नॉब होगा, न्यूरॉन 1 में यहाँ जो साइनेप्टिक नॉब होगा वो दूसरे न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो करंट डायरेक्टली फ्लो नहीं करेगा। तो होता यूं है कि साइनेप्टिक नॉब पे आने के बाद देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्स शुरू हुआ था न्यूरॉन 1 के इस एंड से, ठीक है, फ्लो किया इधर, यहां पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद एक दिक्कत हो गया, अब ये गैप में करंट कैसे फ्लो करे। तो वहां पे ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा था न्यूरॉन में, वो साइनेप्टिक नॉब में केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, केमिकल इंपल्स में। और वो केमिकल इंपल्स क्या होता है कि केमिकल इंपल्स यहाँ पे, केमिकल तो आराम से इस गैप में क्रॉस कर सकता है, तो केमिकल इंपल्स क्रॉस करके इस गैप से न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट के पास आया, ठीक है, न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट के पास आया, और ये केमिकल डेंड्राइट में, ये जो न्यूरॉन 2 का डेंड्राइट है उसमें एग्जैक्टली सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट कर दिया। फिर से प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब हम गैप में, कहने का मतलब ये कि हम मान लो हम यहाँ से चला जाते हैं लंदन, लेकिन बीच में समुद्र है, रोड हो, अगर रोड से कोई रास्ता हो तो हम पैदल चले जाए, चलो जितना भी समय लगे, बट बीच में समुद्र आ गया और हमको तैरना नहीं आता तो हम क्या करेंगे।
तो हम क्या किए कि इंडिया के सी बॉर्डर तक गए, वहां पे किसी एक ऐसे आदमी को पकड़े जिसको तैरना आता होगा, और जो भी मैसेज हमको लंदन पहुंचाना है वो उसको बता दिए। वो आदमी क्या किया कि पूरा पूरा समुद्र को पार किया तैर के। समुद्र पार करने के बाद जब वो लंदन के सी शोर पे पहुंचा, है ना, लंदन के शोर पे पहुंचा, वहां पे मेरे जैसे ही किसी और आदमी को जिसको तैरना तो नहीं आता था, लेकिन रोड के थ्रू मूव कर सकता, जाहिर सी बात है मेरा मूवमेंट फास्ट होगा क्योंकि हम रोड पे मूव कर रहे हैं, और जो तैर रहा होगा उसका मूवमेंट स्लो होगा। तो स्लो ही सही, लेकिन वो गया और खुद ना जाकर, मान लो यहाँ से हम बोले कि जा भाई मेरा इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो लंदन, तो वो यहाँ से लंदन के शोर तक तो गया लेकिन लंदन में नहीं घुसा। शोर तक गया और किसी और आदमी को, किसी दूसरे न्यूरॉन को बताया कि भाई ये मैसेज है जो वहां से हमको मिला था, आप ये मैसेज आकर लंदन को पहुंचा दीजिए। अब वो आदमी वो मैसेज लिया और जाकर मैसेज डिलीवर किया। समझे बात? तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है। डायग्राम के साथ समझेंगे, बट थोड़ा सा पहले समझ लें, लिख लें। समझ तो कहीं मेन चीज क्या है, बट फिर भी सबसे पहले तो साइनेप्स का डेफिनेशन आपको बोल्ड में दिख रहा होगा। साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्स जहां बना उसके पहले जो न्यूरॉन है, and a post-synaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो देखो जरा, synapse is formed by a membrane of presynaptic neuron and a postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। अभी हम लोग गैप का बात किए थे, उसके पहले हम लोग एक और बात की थी, बोलते कि अगर दो न्यूरॉन को आपस में जोड़ दें एंड टू एंड, जैसे तार को जोड़ते हैं, तब तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, होगा ना। तो वही बात तो हो गया भाई। अगर गैप नहीं है मतलब आप दोनों तार को जोड़ दियो एंड टू एंड, और अगर गैप है मतलब आप तार को एंड टू एंड नहीं जोड़े हो। ठीक है, तो साइनेप्स का डेफिनेशन आप यहाँ से देख लोगे, मन करे तो इधर साइड वाइड में कहीं लिख लेना। ठीक है, आगे साइनेप्स दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल और दूसरे को बोलते हैं केमिकल। इलेक्ट्रिकल भाई जिसमें तार को एंड टू एंड जोड़े थे, जाहिर सी बात है तार को एंड टू एंड जोड़े हैं तो फास्ट तो होगा, इट इज फास्टर एंड रेयर इन ह्यूमंस। फास्ट तो होता है बट हमारे में बहुत रेयर होता है। दूसरा पॉइंट, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो भी समझे तो उसी को बस लिखेंगे। द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट synaptic neuron are in very close proximity, are in very close proximity। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बहुत क्लोज कांटेक्ट में है, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तो डायरेक्टली फ्लो कर लेगा। लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन डायरेक्टली फ्लो। ऐसा बात है, यहाँ ये चीज तो आसान हो ही जाएगा। नेक्स्ट इज केमिकल इंपल्स, अभी जरा समझना है, इलेक्ट्रिकल तो समझ ली, केमिकल को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आप लोग नंबरिंग दे लेना। सबसे पहला केमिकल साइनेप्स, यहाँ chemical synapse, the membrane of pre and post synaptic neurons are separated by fluid filled space called synaptic cleft। देख पा रहे हो, यहाँ पे synaptic cleft होता है, fluid filled space। नेक्स्ट, यहाँ पे जो केमिकल होता है वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है एक एंड से दूसरे एंड तक। अभी हम जो एग्जांपल लिए थे उसमें ये जो आदमी था जो तैर के बस इंडियन सी शोर से लंदन के सी शोर तक पहुंचा,
वही आदमी है न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अच्छा इसमें भी आगे कंटिन्यू भी करना है। नहीं नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर तक बोल दिया ना। अच्छा नहीं, द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर। देखो ये एक्सॉन का टर्मिनल है, एंड है, रुको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो ये एक्सॉन का नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग है किसी भी न्यूरॉन का, उसमें ये है एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ एक्सॉन, देखो यहाँ तक एक्सॉन था, वापस से दिखाता हूँ तो अच्छे समझ में आ जाए आपको। ये न्यूरॉन था, यहाँ पे एक्सॉन वाला पार्ट था, है ना। तो हम लोग इस एक्सॉन का बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात करें एंड में। याद है एक साइनेप्टिक नॉब था, थोड़ी देर पहले भी बात किए थे, ये डायग्राम इसी साइनेप्टिक नॉब का है। तुम समझो कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो अभी, वो यहाँ से यहाँ तक का ये इसका डायग्राम है। ये साइनेप्टिक नॉब जो है किसी अगले डेंड्राइट्स के, किसी और एक्सॉन होगा कोई और एक्सॉन होगा, उन दोनों के बीच में ये देखो, ये जो गैप है, बस इस वाले पार्ट को दोबारा से बना लो, ये ऐसा, और यहाँ पे कोई ऐसा होगा, तो ये जो गैप तुमको दिख रहा है, ये गैप, ये देखो इन दोनों के बीच का ये वाला गैप, ये तीनों मिलके बनता है साइनेप्स। एक गैप, ये है प्री साइनेप्टिक नॉब, जो प्री साइनेप्टिक नॉब मतलब साइनेप्स के पहले, ये है पोस्ट वाला, इधर वाला जो है ये पोस्ट वाला है। तो इन दोनों के बीच में तो देखो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, वहां पे कुछ वेसिकल्स होता है, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। जैसे ही इंपल्स आता है, देखो जैसे ही इंपल्स आता है, दिखाया गया डायग्राम, ये देखो यहाँ, जैसे ही इंपल्स आता है, ये दिखाया ना, जैसे ही इंपल्स आता है तो उसके इन्फ्लुएंस में ये जो साइनेप्टिक नॉब में वेसिकल्स था, वो टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू होता है, देखो टर्मिनल की तरफ, और फाइनली एंड पे जाके फ्यूज होता है, और अपना जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर है, जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको इस गैप में, इस गैप में रिलीज कर दिया। ठीक है, अभी बात यहाँ आया कि ये जो गैप में वो रिलीज तो कर दिया, ठीक है, इस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे रिसेप्टर होता है, अगले वाले कैंड पे देखो, इसमें यहाँ रिसेप्टर्स होता है, यहाँ पे भी होगा इसमें। ये जो रिसेप्टर होता है, ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को रीड करता है और एग्जैक्टली वैसा ही इंपल्स इस वाले पार्ट में वापस से जनरेट कर देता है। देखो व्हेन द इंपल्स arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with plasma। आगे देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। fuse with plasma membrane and release the neurotransmitter in the synaptic cleft। Next point, the released neurotransmitter bind to the specific receptors। अभी बात की थी रिसेप्टर होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट, अच्छा ये स्पेसिफिक होता है on the post synaptic membrane। This binding opens an ion channel allowing the entry of ion which can generate the new potential in the post synaptic neuron। जाहिर सी बात है, अभी तो बात किए थे ये ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आया उससे एग्जैक्टली वैसा ही एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अभी वही बात आया ना कि पोटेंशियल जनरेट कैसे होगा, उसका प्रोसेस तो अभी तो पढ़े थे, एक्ट रेजिस्टिंग फेज से एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। बस अंतर यहाँ होता है इतना कि जो पहला न्यूरॉन होता है वहां पे हमारे द्वारा स्टिमुलस दिया जाता है। मान लो हम आपके हाथ को पकड़े तो आपके हाथ में स्टिमुलस आया, वहां पे जो न्यूरॉन था वहां पे कोई आपके हाथ को पकड़ा है, लेकिन उसके बाद से जो न्यूरॉन होगा वहां पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एग्जैक्टली वैसा ही स्टिमुलस क्रिएट करता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बताना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। लिखना नोट करके, हम बोलते हैं, लिखो द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और मसल सेल, द पोस्ट
साइनेप्टिक न्यूरॉन और मसल सेल releases acetylcholinesterase, releases acetylcholinesterase। याद रखना कि ये जो एसिटाइल कोलिन हम बोल रहे हैं, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है। ये किसका नाम है? न्यूरो ट्रांसमीटर। अभी देखो यहाँ पे एक बात लिखा है ना, न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड मे बी आइदर एक्साइटरी और इनहिबिटरी। हो सकता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर अगले वाले न्यूरॉन में जो पोटेंशियल क्रिएट किया वो एक्साइटेटरी हो, मतलब वो भी एक नया मूवमेंट शुरू करे, या इनहिबिटरी हो सकता है कि अगले वाले पे मूवमेंट को रोक दे, ऐसा भी होता है। तो जो एसिटाइल कोलिन है ना, ये एक्साइटेटरी है, जहां भी जाएगा वहां पे वैसा ही पोटेंशियल जनरेट करेगा, रोकेगा नहीं। एक एक्सेप्शन है हार्ट में। हार्ट में ये जो एसिटाइल कोलिन है वहां पे इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। वहां पे अगर कोई एक्साइटेशन हो रहा हो तो उसको ये रोकता है एसिटाइल कोलिन। उसके अलावा पूरे बॉडी में जहां कहीं भी ये होगा वहां पे एक्साइट करेगा। ठीक है। रिलीजेस एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस दैट डिस्ट्रॉयज द न्यूरोट्रांसमीटर, दैट डिस्ट्रॉयज द न्यूरोट्रांसमीटर। जल्दी लिखो, इसको मिटाऊंगा। अभी जो मैंने बोला उसका मतलब क्या, उसका यही मतलब है। देखो यार,